स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चंद्रपुर राज्य के महाराज चंद्रदत्त का एक बेटा था जिससे वह बहुत ही प्यार करता था। राजा चंद्रदत्त ने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया। कुछ सालों के बाद महारानी एक बार फिर से गर्भवती हुई। महाराज चंद्रदत्त ये चाहते थे कि एक बार फिर से रानी बेटे को ही जन्म दे, क्योंकि महाराज को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब गर्भवती रानी के 9 महीने पूरे हुए और बच्चा पैदा करने का समय आया तो अचानक राजा चंद्रदत्त को कुछ दिनों के लिए एक बहुत ही जरूरी काम से दूसरे राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर जाने से पहले राजा ने महारानी से कहा, अगर मेरे आने से पहले तुमने बच्चे को जन्म दिया और वह लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो तुम उसे मौत के घाट उतार देना। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। राजा के जाने के 2 ही दिन बाद रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उस समय रानी के पास एक दाई मौजूद थी जो रानी को दुखी देखकर कहने लगी, रानी साहिबा, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ पर सबके सामने इस बच्ची को मारने की बात कहकर अपने साथ ले जाऊंगी, मगर मैं इसे मारूंगी नहीं बल्कि अपने घर में ले जाकर इसको पालूंगी। अगर आप किसी तरह से इस बच्ची के लिए खर्च भेजती रहीं तो आपकी बच्ची खुशहाल जिंदगी बिताएगी, वरना मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा मैं उसी तरह से इस बच्ची को पालूंगी। रानी ने उस समय सोना चांदी और जेवर देकर दासी को अपनी बच्ची सौंप दी। महल में ये बात फैला दी गई कि दाई ने ले जाकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दाई तो बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गई, उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। राजा जब अपनी यात्रा से वापस आया तो रानी ने उसे बताया कि आपके जाने के बाद बच्ची का जन्म हुआ था और आपके कहे के अनुसार हमने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। राजा ये बात सुनकर बड़ा ही खुश हो गया। दूसरी तरफ दाई ने सब लोगों के सामने ये कह दिया कि ये बच्ची उसकी नवासी है। कभी कभार वो राजा से छुप छुप कर उस बच्ची को महल में ले आया करती थी। रानी उस पर अपनी ममता लुटाती और दासी को सोना चांदी देकर विदा करती ताकि वो उसकी बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अब क्योंकि उस लड़की की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी, समय बीतने के साथ साथ वो जवान हुई। वो बहुत ही सुंदर थी। महलों में ना होने के बावजूद भी वो किसी राजकुमारी से कम सुंदर नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर से गुजर रहा था कि तभी वो दाई राजकुमारी के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। राजा की नजर जब राजकुमारी पर पड़ी तो वह पूछने लगा कि ये कौन है। मंत्री ने बताया कि ये बेचारी इस दासी की नवासी है। राजा ने आदेश दिया कि ये युवती मुझे बहुत ही पसंद है, तुम कल इसके घर में मेरा रिश्ता लेकर जाओ। अब क्योंकि सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी, इसीलिए अगले दिन मंत्री कुछ आदमियों के साथ दाई के घर पर उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए पहुंच गया। दाई मन ही मन में सोचने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने साफ मना करते हुए कहा कि मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी नवासी महाराज के लायक नहीं है और ना ही महाराज को किसी गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ना अच्छा लगेगा, इसीलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर पर मत आइएगा। राजा को जब ये पता चला तो वो काफी नाराज हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने रिश्ते के लिए दाई के घर पर आदमी भेजने जारी रखे। दाई को कई तरह के लालच दिए गए, उसे डराया धमकाया गया, लेकिन दाई टस से मस ना हुई। राजा ने आदेश दिया कि दाई को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और वहां पर उसे कोड़े लगाए जाएं, जब तक कि वो इस रिश्ते के लिए मान ना जाए। सिपाहियों ने दाई को पकड़कर राजा के सामने पेश किया और उसे कोड़े मारने लगे। राजा के सामने दाई चीख पुकार करने लगी। दाई बेचारी जो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी, वो मार ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकी और चिल्लाते हुए कहने लगी, महाराज, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे मारने की बजाय अपने घर में ले जाकर इसका पालन पोषण किया है। अब राजा को एहसास हुआ कि वह एक गलती करने जा रहा था,
लेकिन बेटी के जिंदा होने की खबर से वो और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर ये हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार डालो, इसकी आंखें निकालकर और इसका खून लाकर मुझे दिखाओ ताकि मुझे विश्वास हो जाए। राजकुमार परेशान हो उठा। वह अपने हाथों से अपनी बहन को नहीं मार सकता था, मगर मन ही मन में वो ये बात भी जानता था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो राजा गुस्से में आकर उसे और उसकी बहन दोनों को मौत के घाट उतरवा देगा। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वे लोग जंगल में पहुंचे तो अपनी बहन के लिए राजकुमार के मन में प्यार उमड़ पड़ा। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ, आगे जैसे तुम्हारी किस्मत होगी। राजकुमारी ने कहा, नहीं भाई, तुम मुझे यहीं पर मार दो और मेरी आंखें निकाल लो, वरना अवश्य ही राजा तुम्हें भी मार डालेगा और मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। भाई बहन दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। आखिरकार किसी तरह से भाई ने बहन को मना लिया। राजकुमारी बेचारी रोती बिलखती जंगल की तरफ चलने लगी। उसने आखिरी बार पलटकर अपने भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद राजकुमार ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरनी का शिकार किया, उसका खून निकाला, उसकी आंखें ली और जाकर राजा को दिखा दी। अब राजा को तसल्ली हो गई कि उसकी बेटी मर चुकी है। जब रानी को यह खबर मिली तो उसने अपने बेटे को बुलाकर सारा हाल पूछा। तब राजकुमार ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। ये जानने के बाद कि उसकी बेटी जिंदा है, रानी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। अब दूसरी तरफ वह राजकुमारी जंगल में रहने लगी। अपनी भूख मिटाने के लिए वह पेड़ों के फल खाती, झरनों का पानी पीती। कुछ समय बीता, राजकुमारी इसी तरह से जंगल में अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि उस जंगल में एक दूसरे राज्य का राजकुमार शिकार खेलने के इरादे से आया। जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी ने भी इस विवाह प्रस्ताव को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। वो राजकुमार जिसका नाम अमृत्य सेन था, वह राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य में ले गया। अपने राज्य में पहुंचते ही राजकुमार सबसे पहले अपने मंत्री के घर गया। मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, इस लड़की को अपनी बेटी की तरह समझो। मैं कल इसका रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा और फिर इसे ब्याह कर अपने महल में ले जाऊंगा। तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास ही रखिए। मंत्री कहने लगा, राजकुमार जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये लड़की अब मेरी बेटी है। जब भी आपका मन करे इसे ब्याह कर ले जाइएगा। अमृत्य सेन ने राजकुमारी को मंत्री के घर पर छोड़ा और अगले ही दिन कुछ दरबारियों को मंत्री के घर पर रिश्ता करने के लिए भेज दिया। 2 दिन के बाद अमृत्य सेन और राजकुमारी की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी गई। अमृत्य सेन अब राजकुमारी के प्रेम में सब कुछ भूल चुका था। उसने कभी राजकुमारी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब उसने राजकुमारी, जो कि अब रानी बन चुकी थी, उससे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और किसकी बेटी हो। राजकुमारी अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब राजा अमृत्य सेन ने उस पर बहुत ही दबाव डाला तो राजकुमारी ने सारी सच्चाई उसे बता दी कि वह चंद्रपुर के महाराज चंद्रदत्त की बेटी है। उसने बताया कि किस तरह से महाराज चंद्रदत्त को बेटियों से नफरत थी और उन्होंने मुझे मरवाने का आदेश दिया, लेकिन मेरी जान बच गई। और फिर राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी राजा अमृत्य सेन को बता दी। अपनी पत्नी की ये दुख भरी कहानी सुनकर राजा ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर लेकर जाऊंगा। राजकुमारी कहने लगी, मुझे मेरे अत्याचारी पिता के सामने मत लेकर जाइएगा, वरना अवश्य ही वो मुझे मार डालेंगे। अमृत्य सेन ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। राजकुमारी के मना करने के बावजूद भी राजा अमृत्य सेन अपनी इस जिद पर अड़ा रहा और फिर ये फैसला किया गया कि अगले सप्ताह राजा अमृत्य सेन अपनी रानी के साथ उसके माँ बाप से मिलने के लिए जाएगा। राजा अमृत्य सेन ने
राजकुमारी को चंद्रपुर भेजने का इंतजाम करवाया। उसके साथ सेना का एक काफिला और सेनापति को भी रवाना किया गया, लेकिन राजा खुद राज्य के एक जरूरी काम से महल में ही रुक गया। उसने सेनापति से कहा कि वह 2 दिन के बाद अपना काम पूरा करके उन्हें रास्ते में ही मिल जाएगा। सेनापति, राजकुमारी और सेना का एक काफिला चंद्रपुर की तरफ रवाना हुआ। शाम होते होते उन्हें एक जगह पर पड़ाव डालना था। सेनापति ने राजकुमारी के लिए एक आलीशान खेमा लगवा दिया। राजकुमारी ने देखा कि सेनापति का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल नजदीक लगाया गया था। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर उससे पूछा कि तुम जानते हो, मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी हूँ। तुम अपना खेमा यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ से कुछ दूरी पर लगाओ। सेनापति कहने लगा, महारानी जी, महाराज ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा। उसकी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपना खेमा यहाँ से कुछ दूरी पर लगाओ। लेकिन सेनापति नहीं माना। खेमे लगा दिए गए, रात का खाना खाया गया और सब अपने अपने खेमों में जाकर सो गए। असल बात यह थी कि सेनापति के मन में खोट था। उसकी नीयत खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आधी रात को उठा और राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि सेनापति की नीयत में खोट है। उसने खेमे में जब आहट सुनी तो वह जाग गई। उसने जब देखा कि वो सेनापति है तो उसने तुरंत उसे बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन सेनापति आगे ही बढ़ता जा रहा था। राजकुमारी ने कहा, अरे नीच, क्या तू जानता नहीं कि मैं तुम्हारे राजा की पत्नी हूँ? इसी समय खेमे से बाहर निकल जाओ। लेकिन धूर्त सेनापति नहीं माना। जब राजकुमारी ने देखा कि सेनापति के सिर पर भूत सवार है तो उसने तुरंत अपने पास ही रखा हुआ एक फूलदान सेनापति के सिर पर दे मारा। इससे पहले कि सेनापति संभल पाता, राजकुमारी खेमे से निकलकर बाहर भाग गई। उसे मालूम था कि अगर उसने शोर मचाया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि सैनिकों की जो टुकड़ी उसके साथ आई थी वह भी सेनापति का ही आदेश मानेगी। राजकुमारी अंधेरे में भागती जा रही थी। भागते भागते उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। राजकुमारी का मन अब इन बातों से इतना दुखी हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी। नदी की तेज धार में बहती हुई राजकुमारी कहीं की कहीं जा निकली। कोसों दूर तक वह नदी में ही बहती रही। एक जगह पर नदी के किनारे कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। ये 4 भाई थे। जब उनकी नजर नदी में बहती हुई राजकुमारी पर पड़ी तो वो उसे उठाकर बाहर ले आए। राजकुमारी की जान बच गई। अब राजकुमारी इन 4 भाइयों को देखकर एक बार फिर से घबरा गई। वह सोचने लगी, कहाँ तो मैं उस सेनापति से इज्जत बचाकर भाग निकली और कहाँ इन 4 मछुआरों के पास फंस गई। उन मछुआरों में से हर एक यही कहता था कि ये मेरी है। आखिरकार उनकी सलाह ये हुई कि इस लड़की को अपने बाप के पास ले जाया जाए। जो भी फैसला उनका बाप लेगा वैसा ही किया जाएगा। वे चारों राजकुमारी को अपने साथ अपने बाप के पास ले गए। उनका पिता एक बहुत ही सच्चा और अक्लमंद इंसान था। वो राजकुमारी को देखते ही समझ गया कि ये किसी राजघराने की औरत है और मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहने लगा, मेरे बेटों, तुम 4 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इस लड़की को अपनी बहन बना लो, इसकी अच्छे से देखभाल करो। ये लड़की तुम्हारा भाग्य बदल देगी। चारों भाई अपने पिता की इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया और अपने से बढ़कर राजकुमारी की देखभाल करने लगे। दूसरी तरफ जब राजा अमृतसेन दूसरे दिन अपने काफिले के साथ सेनापति के पास पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी वहां पर नहीं थी। उसने सेनापति से पूछा कि मेरी पत्नी कहां पर है। सेनापति कहने लगा, महाराज, रानी जी तो एक जादू टोना करने वाली औरत थी। कल रात को उसने हमसे उल्लू की आंखें, बिल्ली का खून और गिरगिट की पूंछ मंगवाई थी। रात भर वो अपने खेमे में ना जाने क्या करती रही। उनके खेमे में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन सुबह जब हमने देखा तो वह अपने खेमे में नहीं थी। राजा को ये सारी बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। उसे अपने सेनापति पर संदेह था, लेकिन उसके पास
कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से वह कुछ कर न सका और कहने लगा कि अभी हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और चंद्रपुर राज्य की ओर चलेंगे। वहीं पर पहुंचकर कोई फैसला किया जाएगा। अमृतसेन अपने मन में ये सोच रहा था कि चंद्रपुर पहुंचकर मैं अपने अत्याचारी ससुर से ये पूछूंगा कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। उसी की वजह से उसकी बेटी जंगलों में भटकी और एक जादू टोना करने वाली औरत बन गई। मैं उससे पूछूंगा कि आखिर बेटियां उसे पसंद क्यों नहीं हैं। इसके बाद उसका काफिला आगे की तरफ बढ़ गया। एक बहुत बड़ी नदी को उन्होंने पुल से पार किया और चंद्रपुर राज्य की तरफ बढ़ चले। इधर राजकुमारी अब उन चारों मछुआरों की बहन बनकर रहने लगी थी। कुछ दिन रहने के बाद उसे ये बात मालूम पड़ गई कि वह अपने पिता के साम्राज्य यानी चंद्रपुर में आ पहुंची है। उसे मालूम था कि उसके पिता को कहानी सुनने का बहुत ही शौक है। उसने अपने मछुआरे भाइयों से कहा कि जाकर राजा चंद्रदत्त को ये बता दो कि हमारी बहन एक कहानीकार है। अगर राजा चाहे तो उनके दरबार में आकर उन्हें नई नई और दिलचस्प कहानियां सुना सकती है। मछुआरे राजा चंद्रदत्त के दरबार में पहुंचे और कहने लगे कि महाराज, हमारी एक बहन है जो बहुत ही अच्छी कहानीकार है। अगर आप चाहें तो वह रोज आपको कहानी सुना सकती है। राजा चंद्रदत्त ने उन लोगों को आज्ञा दे दी और कहा कि उसकी कहानी अगर हमें पसंद आई तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। शाम के समय मछुआरे राजा के सामने अपनी बहन को लेकर हाजिर हो गए। राजकुमारी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था ताकि राजा उसे पहचान ना सके। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को कहानी सुनाई जो राजा चंद्रदत्त को बहुत ही पसंद आई। राजा ने खुश होकर मछुआरों को बहुत सा इनाम दिया। मछुआरे इनाम लेकर रात को अपने घर वापस लौट आए। वे लोग बहुत ही खुश थे कि अब उन्हें मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेगी। अब तो राजकुमारी रोज ही चेहरे को दुपट्टे से ढककर दरबार में आ जाती। राजा चंद्रदत्त को तरह तरह की कहानियां सुनाती, जिसके बदले में राजा उसे सोने और चांदी के सिक्के देता। एक शाम की बात है, जब कहानी सुनाने के लिए राजकुमारी दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति अमृतसेन और उसका सेनापति दरबार में राजा चंद्रदत्त के साथ बैठे हुए थे। राजकुमारी ने सोचा कि आज तो कहानी सुनाने में बहुत ही मजा आएगा। राजकुमारी रोज की तरह से ही अपना चेहरा दुपट्टे से ढकी हुई थी। राजकुमारी ने अपने पिता यानी राजा चंद्रदत्त से कहा, महाराज, आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने वाली हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कहानी के दौरान कोई भी अपनी जगह से उठकर नहीं जाएगा। अगर कोई उठकर जाने लगा तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और फिर उसके बाद कभी भी कहानी सुनाने के लिए नहीं आऊंगी। राजा ने सबको आदेश दे दिया कि कहानी के दौरान कोई भी उठकर नहीं जाएगा। सभी लोग इस बात पर राजी हो गए। राजकुमारी ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक अत्याचारी राजा था जिसे अपने घर में बेटी की पैदाइश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी पत्नी ने बेटी को एक दाई को सौंप दिया। दाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो राजा ने लड़की के घर पर अपना रिश्ता भेजा। यहाँ तक कहानी सुनते सुनते राजा चंद्रदत्त हैरान रह गया कि ये कहानी तो मेरी ही कहानी है। राजा ने हीरे जवाहरात राजकुमारी की तरफ उछाले और कहा, लड़की, ध्यान से सुनो, ये कहानी बंद मत करना। मछुआरे भाइयों ने सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। राजकुमारी आगे कहने लगी, जब राजा को पता चला कि वो लड़की उसी की बेटी है तो उसने अपने बेटे को बुलाकर अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। लेकिन भाई बेचारा अपनी बहन को ना मार सका और वहीं उसे जंगल में छोड़ आया। वो लड़की बेचारी जंगल में इधर उधर भटकती, फूल पत्ते खाकर अपना गुजारा करती। राजा चंद्रदत्त, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे पहले से ही अपनी बेटी के साथ किए गए अत्याचार पर बहुत ही दुख था। जब उसे अपनी बेटी के दुखों के बारे में मालूम हुआ तो उसका दिल और भी दुखी हो उठा। दूसरी तरफ राजकुमारी के भाई ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कहा, लड़की, कहानी को रोकना मत, कहानी जारी रखो। ये कहते हुए उसने अशर्फियों की एक थैली उसकी तरफ उछाल दी। राजकुमारी ने
कहानी को आगे जारी रखते हुए कहा, जंगल में दिन गुजरने के बाद एक दिन एक राजकुमार उस लड़की को मिल गया और वह उसके प्रेम में पड़ गया। राजकुमार उससे शादी करके उसे अपने महल में ले आया। राजकुमारी के पति राजा अमृतसेन ने जब ये सुना तो वह समझ गया कि ये तो मेरी कहानी है। उसने भी तुरंत हीरे और जवाहरात राजकुमारी की तरफ उछाले और कहने लगा, लड़की, ये कहानी आगे जारी रखना, मैं ये कहानी पूरी सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी ने आगे कहना शुरू किया। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को अपने पिता से मिलवाना चाहता था। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह सेना की एक टुकड़ी के साथ रानी को लेकर चले। राजा खुद बाद में उसे रास्ते में मिलेगा, लेकिन रास्ते में जब पड़ाव डाला गया तो सेनापति की नीयत खराब हो गई। वह आधी रात के बाद उस लड़की के खेमे में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन जैसे तैसे वह लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भागी। ये सुनकर वहां पर मौजूद सेनापति घबरा गया कि ये तो उसकी ही सच्चाई सबके सामने बताई जा रही है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। अब तक राजा अमृतसेन सारी सच्चाई समझ चुका था। उसने डांटते हुए सेनापति को कहा, मक्कार सेनापति, तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक ये कहानी पूरी नहीं होती चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। घबराकर सेनापति वहीं पर बैठ गया। राजकुमारी ने आगे की कहानी जारी रखी और कहा कि फिर वो लड़की नदी में कूद गई। बहते बहते 4 मछुआरे भाइयों के हाथ लगी, जिन्होंने उसे अपनी बहन बना लिया। जब कहानी यहाँ तक पहुंची तो चारों मछुआरे भाई हैरान रह गए कि ये तो उन्हीं की कहानी है। वे चारों भी अब चुप्पी साध कर बैठ गए। राजकुमारी ने आगे कहा, इसके बाद वह लड़की वहां के राजा के दरबार में कहानी सुनाने लगी। अब तो राजा चंद्रदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। यहाँ तक पहुंचकर राजा चंद्रदत्त का दिल चूर चूर हो चुका था। वह रोते चिल्लाते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ। तब राजकुमारी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। वहीं पर बैठे हुए राजा अमृतसेन ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। राजा चंद्रदत्त भी अब ये समझ चुका था कि ये लड़की उसी की बेटी है। अब एक बाप अपनी बेटी को पाकर और एक पति अपनी पत्नी को पाकर बहुत ही खुश थे। दोनों ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया कि दुष्ट सेनापति को कारागार में डाल दिया जाए और उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी गई। चंद्रदत्त अपने किए हुए अत्याचारों के लिए बहुत ही शर्मिंदा था। उसने अपनी बेटी और पत्नी से माफी मांगी। इसके बाद उसने अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ बहुत ही खुशी से विदा किया और वे सब लोग एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे।